Welcome back student, this is me Ahmed Khan and watching my channel Hamidologist. डियर स्टूडेंट, आज हम उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये हमारा जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 4 के फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 का आखिरी हिस्सा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को ट्रीट करने वाले जितने भी मेडिसिन है उसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स की हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट यूनिट के एंड में हम उन पेशेंट के केयर के हवाले से बात करेंगे जो ये मेडिसिन यानी थायराइड और इसके अलावा थायराइड मेडिकेशन लेते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशन लेते हैं, उनको किस तरह केयर दिया जाता है ड्यूरिंग थेरेपी, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थायराइड हार्मोन के हवाले से बात करेंगे। थायराइड हार्मोन बेसिकली दो टाइप्स होते हैं थायराइड हार्मोन, एक एक्टिव फॉर्म होता है और दूसरे को हम प्रो हार्मोन्स कहते हैं। जो एक्टिव फॉर्म होता है उसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, जिसे हम शॉर्टली T3 भी कहते हैं। यानी कि जो थायरोक्सिन प्रोटीन होता है उसके साथ 3 आयोडाइड मिल जाते हैं, तो उससे जब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे हम T3 कहते हैं। थायरोक्सिन T4 को हम प्रो हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, और ये कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होता है और ये सीरम के अंदर, ब्लड के सीरम में कैल्शियम के मिकदार को रिड्यूस करता है। आयोडीन एसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन नहीं होंगे तो आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होंगे। आयोडाइड अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो थायरोनिन यानी थायरोक्सिन अमीनो एसिड के साथ नहीं जुड़ेंगे, और जब वो थायरोक्सिन अमीनो एसिड के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ना तो T3 बनेगा और ना ही T4 बनेगा। सबसे पहले हम हाइपर थायरॉयडिज्म के हवाले से बात करेंगे। हाइपर थायरॉयडिज्म जब ब्लड में T3 और T4 हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाती है तो इसके नतीजे में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। T3 और T4 हद से ज़्यादा जब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है किसी भी वजह से, और एक्टिव थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई या टॉक्सिसिटी बढ़ गई या उसके अंदर कैंसर डेवलप हो गया, तो उस कंडीशन में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन तेज़ हो जाती है और इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ग्रेव डिजीज़ में भी ये कंडीशन आता है, नोडुलर गोइटर में भी होता है, थायराइडाइटिस में भी होता है, या इसके अलावा थायराइड ड्रग्स की अगर ओवर ट्रीटमेंट ले या पिट्यूटरी एडिनोमा के साथ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये इन्वॉल्व होता है अमूमन थायराइड ग्लैंड में जब इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड जो इनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, तो उसकी वजह से भी T3 और T4 की सिक्रीशन बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं तो T3 और T4 की सिंथेसिस बढ़ जाती है, और T3 और T4 की सिंथेसिस जब बढ़ जाती है तो सीरम में T3 और T4 की मिकदार नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है, और ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। थायराइड ग्लैंड जो है 5 से लेकर 15 टाइम्स जो है ये इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो वो 5 से 15 टाइम्स जो है मोर सिक्रीशन करता है। यानी नॉर्मली जो हार्मोन की सिक्रीशन होती है थायराइड ग्लैंड से उससे 5 से 15 गुना ज़्यादा सिक्रीशन कर देती है, और इसके नतीजे में बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए 3 बुनियादी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स, और एंटी थायराइड ड्रग्स में प्रोपाइल थायोयूरेसिल होता है और इसके अलावा मेथीमाजोल होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ये कैसे मेडिसिन होते हैं जिसमें रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन बेसिकली थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, थायराइड टिश्यू को ख़त्म कर देता है, और उसकी वजह से T3 और T4 की सिक्रीशन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर हैं। बीटा ब्लॉकर जो थायराइडाइटिस में जो ब्लड प्रेशर वगैरह के सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। तो सबसे पहले हम एंटी थायराइड ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स में थायोमाइड्स होता है। थायोमाइड्स जो है ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है,
इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं और रिलेटिवली सेफ़ भी होता है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और ये आमतौर पर सस्ता भी, यानी बिल्कुल ईज़ी होता है, इतना महंगा नहीं होता। इसको जो पेशेंट होते हैं वो आसानी के साथ इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अहम बात ये है कि ये थायरॉइड ग्लैंड को डैमेज नहीं करते हैं। ये ड्रग्स जो है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है, यानी इब्तिदाई तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर 2 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थायरॉइड हार्मोन्स को जो है से कम करता है। और इसके अलावा अगर रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी दी तो उससे पहले भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल, यानी हम ये मेडिसिन पहले पेशेंट को रेफ़र करते हैं थायोमाइड्स। इसमें थायोमाइड्स में प्रोपाइल थायोउरासिल शामिल होता है और इसके अलावा मेथिमाजोल, ये दोनों जो है थायोमाइड्स की क्लास है, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम प्रोपाइल थायोउरासिल को डिस्कस करेंगे। प्रोपाइल थायोउरासिल बेसिकली ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देती है। उसकी वजह ये होती है कि T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये बुनियादी तौर पे T4 जो प्रो हार्मोन्स होते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में T3 में कन्वर्ट करने को रोक देता है और उसकी वजह से भी सीरम में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसकी मिकदार डिक्रीज़ हो जाती है। ये इंटरफियर नहीं करता रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स प्रीवियसली प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड। इस मेडिसिन से पहले जो हार्मोन्स रिलीज हो चुके होते हैं या जो हार्मोन बन चुके होते हैं और सेल में स्टोर होते हैं उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके थेरापीटिक वीक्स जो है 3 से लेकर 4 हफ्ते इसकी थेरापीटिक टाइम जो है रिक्वायर होते हैं, यानी कि 3 से 4 हफ्ते इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो एग्जिस्टिंग थायराइड हार्मोन होता है जो पहले से बन चुका होता है, थेरापी स्टार्ट करने से पहले जो हार्मोन बन चुके होते हैं जो स्टोर होते हैं, ताकि उसको भी ख़त्म किया जा सके। इसकी डोज़ की बात करें तो 300 से लेकर 400 मिलीग्राम पर डे इसको हम पर ओरल देते हैं, माउथ के ज़रिए देते हैं और ये डोज़ इनिशियली डिवाइड किया जाता है, यानी कि इतनी ही रेंज होती है। और उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में हम 100 से लेकर 150 mg पर डे हम ये टेबलेट देते हैं और इसके डोजेज़ जो हैं फिर आराम से डोज़ कम करते हैं मेंटेनेंस के लिए। अभी हम मेथामेज़ोल की बात करेंगे। मेथामेज़ोल बेसिकली इसका ब्रांड नेम टेपाज़ोल है। मेथामेज़ोल जो है ये थायराइड हार्मोन्स के लेवल को रिड्यूस कर देता है बाय डिक्रीजिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देता है तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ये जो है आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करने से मेथामेज़ोल रोक देता है और जब आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होता तो उसकी वजह से आयोडाइड मॉलिक्यूल्स जो है वो अनअवेलेबल होता है। वो थायरोक्सिन जो अमीनो एसिड होता है उसके साथ नहीं जुड़ते और T3 और T4 की फॉर्मेशन नहीं होती। तो मेथामेज़ोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये थायराइड हार्मोन को डिक्रीज़ कर देता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये बेसिकली जो आयोडीन की कन्वर्जन होती है आयोडाइड में उसको ये रोक देता है और जब ये रुक जाता है तो यहाँ पर T3 और T4 की फॉर्मेशन नहीं होती। मेथामेज़ोल की बात करें तो मेथामेज़ोल जो है प्रोपाइल थायोउरासिल, जैसे हमने इससे पहले ड्रग्स की बात की उसी तरह ये भी प्लाज़ेंटा को क्रॉस कर सकता है और मेथामेज़ोल जो इसको हम प्रेगनेंसी और लैक्टिंग मदर्स को हम नहीं दे सकते, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। 50 से लेकर 60 mg पर डे स्टार्टिंग में हम देंगे पर ओरल और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए यानी आराम से जब सीरम में T3 और T4 की मिकदार कम हो जाती है तो फिर 5 से लेकर 15 mg पर डे जो है ये हम मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स जो हम दे रहे थे उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इसके नतीजे में अगर ड्रग्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमने बढ़ा दी, डोज बढ़ा दी तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्लीपिंग यानी गनुदगी भी आ सकती है, वेट भी बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और जो स्पीच प्रोसेस होता है यानी कि बोलने की सलाहियत उसमें भी कमी हो सकती है, यानी बोलने की सलाहियत कम हो सकती है। इमोशनल और मेंटल स्टेटस जो है ये एबनॉर्मल हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर में बोन मेरो सप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो सकती है, ल्यूकोपिनिया WBC की मिकदार भी कम हो सकती है और इसके अलावा मोस्ट सीरियस टॉक्सिसिटी भी ब्लड में हो सकती है। स्किन के ऊपर रेशेस आते हैं, इसके अलावा प्रोराइटिस हो सकता है, एलोपेकिया हो सकता है, बाल वगैरह इससे लॉस हो सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, डिजीनीस भी हो सकती है, लॉस ऑफ टेस्ट, ड्राउसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक इरिटेशन और लीवर डैमेज, ये तमाम एंटी थायराइड ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट में शामिल है।
इसके बाद जो है अनदर ड्रग्स जो है वो है आयोडीन प्रिपरेशन। आयोडीन प्रिपरेशन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये हाई लेवल ऑफ आयोडीन्स ब्लॉक द अपटेक ऑफ आयोडीन बाय थायराइड एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से प्रिवेंट होने के लिए हम आयोडीन की प्रिपरेशन करते हैं। आयोडीन जो है पेशेंट को दे देते हैं तो उसके ब्लड में आयोडीन की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आयोडीन को जो है अपटेक नहीं करता, तो उसकी जो अपटेक होती है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि सीरम में पहले से ही आयोडीन जो है हम दे देते हैं, तो उसके नतीजे में थायराइड हार्मोन की सेपरेशन हो जाती है। द आयोडीन प्रिपरेशन ड्रग्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजिंग देम टू accumulate इन द थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा जो आयोडीन प्रिपरेशन होता है ये बेसिकली थायराइड हार्मोन की जो रिलीज़ होती है थायराइड ग्लैंड से उसको रोक देता है, और इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड के अंदर ही वो जमा शुरू हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही वो रहते हैं, थायराइड ग्लैंड से बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर सीरम में फ्री आयोडीन मौजूद होता है। तो आयोडीन प्रिपरेशन दो तरीके होते हैं, एक को हम लोगल सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरा जो होता है SSKI। लोगल सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन होता है, और SSKI को हम बेसिकली सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड कहते हैं। लोगल सॉल्यूशन 5% एलिमेंटल आयोडीन एंड 10% पोटाशियम आयोडाइड। जो लोगोल सॉल्यूशंस होता है बेसिकली इसमें 5% एलिमेंटल आयोडीन होता है और 10% इसमें पोटाशियम आयोडाइड होता है, और ये बेसिकली जो थायरोटॉक्सिक क्राइसिस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोगोल सॉल्यूशन देते हैं। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाती है तो उसके साइज को श्रिंक करने के लिए हम देते हैं, और उसके जब ब्लड वास्कुलरिटी उसकी तरफ बढ़ जाती है उसको भी कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और थायरोडेक्टमी यानी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने से पहले भी हम बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं, लोगोल सॉल्यूशन देते हैं। इनिशियल इफेक्ट, इब्तदाई इफेक्ट जो है ये 24 घंटों के अंदर शुरू हो जाता है, और 10 से 15 डेज़ में इसका जो असरात होते हैं वो पिक्स पे होते हैं, यानी कि बिल्कुल तेज़ असरात जो है 10 से 15 दिन में शुरू कर देता है। SSKI से मुराद ये है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, मोर ऑफन यूज एज अ प्रिपरेशन ऑफ थायरोडेक्टमी। जो SSKI होता है जिसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड कहते हैं, बेसिकली थायरोडेक्टमी से पहले हम मोस्ट यूज़फुल जो है यही होता है, यही देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद उसकी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं जिसे हम थायरोडेक्टमी कहते हैं। आयोडीन प्रिपरेशन शुड नॉट बी फॉलोड बाय प्रोपाइल थायोरासिल, मेथामिजोन एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हो गई, प्रोपाइल थायोरासिल हो गए, मेथामिजोल हो गए, इसके साथ जो है हम आयोडीन प्रिपरेशन सोल्यूशन जो है बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसके बाद है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड बेसिकली रेडियो एक्टिव आयोडीन भी इसे कहते हैं। सोडियम आयोडाइड जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन होता है। आयोडीन बेसिकली आइसोटोप्स हम पहले कैसे कहते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो जाता है, तो उससे हम आइसोटोप्स कहते हैं। उससे बेसिकली रेडिएशन खारिज होती है अल्फ़ा बीटा और गामा, और वो बेसिकली टिश्यू को डैमेज कर देती है। तो सोडियम आयोडाइड बेसिकली ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है आयोडीन का, और ये बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो रेगुलर और इर्रेगुलर, यानी कि जो रेगुलर आयोडीन होता है जो आइसोटोप्स नहीं होता, और जो आइसोटोप्स होते हैं दोनों आयोडीन में फ़र्क नहीं कर पाता। तो पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन जब वो लेता है तो थायराइड ग्लैंड उस रेडियो एक्टिव आयोडीन को पिक कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, और जब वो वहाँ पर चला जाता है तो उसके नतीजे में बेसिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है रेडिएशन खारिज कर देता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, और उसकी वजह से उस वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी टिश्यू जो है डैमेज हो जाते हैं। द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर आयोडाइड एंड रेडियो एक्टिव isotopes, so it picks the radioactive iodide from circulating blood. Therapeutic dose act by emitting beta gamma rays, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीटा और गामा रेस की शुआएं होती हैं, और ये शुआएं थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और उसके नतीजे में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। बेसिकली थायराइड ये मेडिसिन हम थायराइड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। Radioactive iodine is usually given in a single dose on an outpatient basis. सिंगल डोज देते हैं पेशेंट को हम, जो OPD में आते हैं उसे हम सिंगल डोज देते हैं। Depending on the amount of radioactive substances used, the client may need to be isolated for 8 days, which is the half life of radioactive iodide. Radioactive iodide का
जो हाफ़ लाइफ होता है, यानी कि उसकी एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म वगैरह बॉडी के अंदर, उसमें तकरीबन 8 डेज़ लगते हैं। तो पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो हमने आयोडाइड दिए होते हैं रेडियो एक्टिव, उससे शुआएँ खारिज होती है और वो हेल्थी पर्सन के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स आर शोन इन 8 to 12 वीक्स अप टू 6 मंथ्स। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट यानी कि जो इसकी वजह से जो असरात शुरू होते हैं, उसमें 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं और इसके साथ-साथ 6 महीने तक इसके असरात शुरू हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन में और प्रेगनेंसी कंडीशन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिकॉशन फॉर प्रिवेंटिंग रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर यानी कि वो पेशेंट जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड ले रहे हैं, उससे किस तरह प्रिवेंशन किया जा सके। कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल्स, उस पेशेंट को हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो हेल्थी पीपल से दूर रहे, स्पेशली चिल्ड्रंस हो गए और प्रेग्नेंट वुमेन हो गए। क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर्स, जो हेल्थी पर्सन है उसके साथ करीब ना बैठे, क्लोज कॉन्टैक्ट ना कर सके। इसके अलावा सीपरेट टॉल्स या इसके अलावा वॉश क्लोथ्स, जो धोने के लिए, चेहरा धोने के लिए टॉल्स वगैरह हो गई, कंघी वगैरह हो गई, वो अलग इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके अपने इस्तेमाल के लिए है, वो दूसरे को नहीं देना है। पर्सनल क्लॉथिंग सेपरेटली फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाफ लाइफ होता है जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड का, तो उस दौरान ये जो हेल्थी पर्सन है उस पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड लॉट्स ऑफ वाटर ईच टाइम यू यूज़ टॉयलेट, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद दोनों हाथों को साबुन से धोना है और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। कीप द टॉयलेट वेरी क्लीन, टॉयलेट को यानी कि जब यूरिन पास करने के बाद टॉयलेट को बिल्कुल क्लीन रखें। मैन शुड यूरिनेट सिटिंग डाउन टू अवॉइड स्प्लैशिंग, मैन यानी कि मर्दों को जो है बैठ के यूरिन खारिज करने हैं ताकि यूरिन जो इधर उधर ना फैले और उससे रेडिएशन जो है, रेडिएशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए ताकि रेडिएशन एस्केप हो जाए। फ्लश द टॉयलेट 2 और 3 टाइम्स आफ्टर ईच यूज़, टॉयलेट को फ्लश करना है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि वो जो यूरिन है वो बिल्कुल खारिज हो जाए। टॉयलेट में जो है जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड है, क्योंकि उसकी एलिमिनेशन किडनी की वजह से होती है। रिंस द बाथरूम सिंक एंड टब थ्रोली आफ्टर यू यूज़ देम, टॉयलेट की जो तमाम अशिया होते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद इंतहाई एहतियात के साथ पानी से बिल्कुल क्लियरली धोना है। यूज़ सेपरेट और डिस्पोजेबल ईटिंग यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स होते हैं खाने पीने के बर्तन, वो आपने अलग इस्तेमाल करने फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिन के लिए, और इस्तेमाल करने के बाद उसको सेपरेटली धोना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिकॉशंस हम देते हैं रेडिएशंस को यानी रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए। इसके बाद है प्रोप्रानोल, प्रोप्रानोल बेसिकली एंड्राल के नाम से, एंड्राल इसका जो है ये ब्रांड नेम है, और प्रोप्रानोल जो है इसका जनरिक नेम है। ये एंटी एंड्रीनर्जिक इफेक्ट होता है और ये थायराइड ड्रग्स नहीं होता, लेकिन थायराइड ड्रग्स से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट बीट जब बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रोप्रानोल देते हैं। इट डज नॉट इफेक्ट द थायराइड फंक्शन, हार्मोन सिक्रीशंस और हार्मोन मेटाबॉलिज्म, हार्मोन के सिक्रीशन के ऊपर इसका असर नहीं होता, ना ही मेटाबॉलिज्म पे असर होता है, ना ही थायराइड फंक्शन पे असर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होता है उसको ट्रीट करते हैं, और ये एडजंक्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म के साथ साथ प्रोपानोल, हाइपर थायराइडिज्म के मेडिकेशन के साथ साथ प्रोपानोल को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बेसिकली जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक किया जाए, और जब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से बेसिकली बोथ जो टैकीकार्डिक कंडीशन हो गया या इस तरह के जो ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, ब्लड प्रेशर क्योंकि हाइपरटेंशन इसमें होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रोपानोल भी एडवाइस किए जाते हैं। इसके बाद हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स की मिकदार इनसफिशिएंट होती है, यानी कि कमी होती है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड टिश्यू, thus inadequate production of thyroid hormone take place, autoimmune disease, thyroiditis, anti-thyroid drugs और radiation। जब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, इब्तदाई तौर पे ये होता है जब थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है
या इसके अलावा इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम और थायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है वो कम हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है, थायरॉयडाइटिस की वजह से भी हो सकता है। एंटी थायरॉयड ड्रग्स जो भी हमने पढ़ लिया, अगर उसका इस्तेमाल एक्सेस करे, बहुत ज़्यादा करे, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और रेडिएशन, अगर रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स इज कॉल्ड मैक्सिडीमा। बड़ों में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसे मैक्सिडीमा कहते हैं। और बेसिकली सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स वेयर व्हेन देयर इज डिक्रीज हाइपोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो थायरोट्रोपिन होते हैं, सॉरी थायरोट्रोपिन, बेसिकली ये थायरोट्रोपिन जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोट्रोपिन को रिलीज नहीं करते तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इस कंडीशन को सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्रिटिनिज्म में भी कहते हैं। ये बच्चों में होता है और ये कैसा कंडीशन होता है कि जब ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि जिनमें थायराइड ग्लैंड नहीं होता या थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल होता है। थायराइड ड्रग्स में अब ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं उसमें बेसिकली लियोथायरोक्सिन है। लियोथायरोक्सिन का ब्रांड नेम सेंथ्रोइड भी इसके एग्जांपल में शामिल है और इसके अलावा लीथ्रोइड भी शामिल है। सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ टी फोर की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं? इट इज़ इंडिकेटेड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जो ऊपर मेंशन किए गए लियोथायरोक्सिन, इसके दोनों एग्जांपल में साइन थायराइड है, इसके अलावा लियोथायराइड है। ये दोनों बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के तमाम शक्लों को, यानी कि तमाम फॉर्म्स को ट्रीट करते हैं, तमाम टाइप्स को। लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज़ नीडेड। ये लाइफ लॉन्ग यानी कि काफ़ी अरसे तक, लॉन्ग टाइम तक इसको इस्तेमाल करते हैं। मेडिकेशन मस्ट बी कंटिन्यूड इवन व्हेन सिम्टम्स सबसाइड। जब सिम्टम्स सबसाइड हो जाए, सिम्टम्स जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के ख़त्म हो जाए, फिर भी मेडिकेशन हमने इस्तेमाल करने होते हैं। स्लोअर ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन लियोथायरोनिन। जो लियोथायरोनिन होते हैं, लियोथायरोनिन से लियोथायरोक्सिन की बेसिकली आगाज़ जो है बिल्कुल स्लो होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो इंतहाई लॉन्ग होता है। दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो याद रखें, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी लंबे प्रोसेस के लिए, वो बेसिकली लियोथायरोक्सिन होता है। लियोथायरोक्सिन, इसके बाद है लियोथायरोनिन। लियोथायरोनिन में साइटोमिल है और इसके अलावा ट्रायोस्टेट है। तो ये बेसिकली रैपिड ऑनसेट, इंतहाई तेज़ी के साथ इसका आगाज़ होता है और इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्यूरेशन जो है शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लियोथायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन के साथ अगर इसको कंपेयर करें, जो इससे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ लिया, तो इसकी स्टार्टिंग भी बहुत तेज़ होती है और इसका ड्यूरेशन जो है बिल्कुल शॉर्ट होता है। इट में प्रोड्यूस हाई कंसनट्रेशन इन ब्लड एंड टिश्यू थस कॉजिंग एडवर्स रिएक्शन। ये बेसिकली टिश्यूज़ में और ब्लड में इसकी मकदार बढ़ सकती है, तो उसकी वजह से बेसिकली रिएक्शन भी हो सकता है। इट रिक्वायर्स मोर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें ये बार बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं तो हम इसको बार बार, यानी कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आईवी फॉर्मुलेशन में बेसिकली ट्रायोस्टेट आता है और इसको हम मैक्सिडीमा कोमा, यानी मैक्सिडीमा की वजह से जो कोमा आता है उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रायोस्टेट को। एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट क्या है? टेकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, कार्डिक इरिथमिया हो सकता है, कार्डिक फंक्शन एबनॉर्मल हो सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, इंसोमिया हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, इनटॉलरेंस टू हीट को इनटॉलरेंस भी हो सकता है, यानी कि हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी ख़त्म हो सकती है। ये तमाम के तमाम थायराइड ड्रग्स के बेसिकली एडवर्स इफेक्ट में शामिल हैं। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। नर्सिंग केयर क्या है? नर्सिंग केयर ये है कि जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है थायराइड ड्रग्स से उसको ऑब्जर्व करना है, इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल को मेंटेन रखना है, उसको मॉनिटर करना है। जो अलर्टनेस है, इंक्रीज अलर्टनेस, उसको भी मॉनिटर करना है कि अलर्टनेस, पेशेंट अलर्ट है या नहीं। इसके अलावा पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको भी मॉनिटर करना है। कॉन्स्टिपेशन और एपेटाइट, इस स्टेटस को भी देखना है कि कॉन्स्टिपेशन कम हो रही है और इसके अलावा एपेटाइट बढ़ रही है कि नहीं।
विथ एंटी थायरॉयड ड्रग्स में हम इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि पल्स रेट स्लो है कि नहीं, स्पीच का जो प्रोसेस है वो स्लो है या नहीं। इसके अलावा नर्वसनेस और इसके अलावा स्लोइंग ऑफ हाइपर एक्टिविटी, नर्वसनेस पेशेंट नर्वसनेस की तरफ यानी उसकी नर्वसनेस कम हो रही है या नहीं। इसके अलावा इम्प्रूव एबिलिटी टू स्लीप, स्लीप की सलाहियत अभी आ रही है कि नहीं, वेट दोबारा जो है गेन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये सब तमाम चीज़ें हम एंटी थायरॉयड ड्रग्स के केयर में देंगे। नर्सिंग केयर ऑब्जर्व फॉर द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट का पेशेंट जो है इस मेडिसिन के साथ अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना है। टीच द क्लाइंट्स अबाउट एडवर्स इफेक्ट एंड रिपोर्ट एडवर्स इफेक्ट। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड तमाम एडवर्स इफेक्ट पेशेंट के क्लाइंट्स को बताने हैं, अटेंडेंट्स को बताने हैं। ऑब्जर्व फॉर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन अगर डिफरेंट ड्रग उसके साथ पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। टीच क्लाइंट टू टेक थायरॉयड एंड एंटी थायरॉयड ड्रग एज डायरेक्टेड, क्लाइंट को जो है बताना है ताकि वो थायरॉयड हो या एंटी थायरॉयड ड्रग्स हो उसको डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यानी डॉक्टर ने जिस तरह ऑर्डर किया है उसी तरह उसी टाइम पे लेना है। ड्रग्स दैट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ थायरॉयड, वो ड्रग्स जो थायरॉयड के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, टेरिसाइक्लिक और इसके अलावा एपिनेफ्रिन, फिनिटोन और फिनोबार्बिट्रल, ये चीज़ें ये भी पेश ये उसमें शामिल होता है। ये थायरॉयड ग्लैंड को बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो पेशेंट को जो है अपने बताने कि ऐसे मेडिसिन जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, इसके अलावा फिनिटोन हो गया और फिनोबार्बिट्रल्स हो गया, ये थायरॉयड ग्लैंड के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे मेडिसिन से प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ड्रग दैट डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ थायरॉयड, ऐसे मेडिसन जो थायरॉयड ग्लैंड की असर को कम कर सकते हैं उसमें बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव है, एस्ट्रोजिन है, प्रोपानोल है। तो ऐसे पेशेंट जो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ हो और वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हो, एस्ट्रोजिन ले रहे हो, प्रोपानोल ले रहे हो, तो पेशेंट को पहले बताना है कि ये बेसिकली आपके फंक्शंस को और भी ख़राब कर सकता है। और ऐसे पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म में हो और वो पहले से ही बेसिकली उनका जो थायरॉयड इफेक्ट होता है वो बढ़ चुका हो और वो इस तरह के एंटी डिप्रेसेंट टेरिसाइक्लिक वगैरह, एपिनेफ्रिन और फिनिटोन फिनोबार्बिट्रल वगैरह ले रहे हो तो वो उस थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन को और भी बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। एंटी थायरॉयड ड्रग्स, ड्रग्स दैट इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एंटी थायरॉयड ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो एंटी थायरॉयड ड्रग्स की इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं उसमें बेसिकली क्लोप्रमाजीन हो गया, इसके अलावा सल्फोनाइड अमाइड हो गया और ओरल एंटी डायबिटिक्स हो गए, इसके अलावा जेंथिन और लिथियम वगैरह हो गए, ये भी बेसिकली एंटी थायरॉयड ड्रग्स के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो एंटी थायरॉयड ड्रग्स ले रहे हो तो उनको भी जो है बताना है ऐसे मेडिसिन के वजह से। क्लाइंट्स में नीड टू अवॉइड और रिस्ट्रिक्ट सी फूड्स और लोकलाइज साल्ट व्हेन ऑन एंटी थायरॉयड ड्रग्स, जब पेशेंट एंटी थायरॉयड ड्रग्स ले रहा हो तो उसको बताना है कि वो सी फूड्स जो फिशेस वगैरह हो गए जिसमें आयोडीन साल्ट ज़्यादा हो उससे परहेज़ करें। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायरॉयड ग्लैंड के बिल्कुल बिहाइंड होते हैं और ये टोटल 4 होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं। फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन सीरम एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर कैल्शियम की मिकदार और इसके अलावा ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन रखना ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम होता है, पैराथ हार्मोन का काम होता है। पैराथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय लो सीरम कैल्शियम लेवल एंड इज इनहिबिटेड बाय नॉर्मल और हाई लेवल, जब कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो पैराथ हार्मोन्स की स्टिमुलेशन हो जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है एक्टिवेट हो जाता है और जब कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स की सप्रेशन हो जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है स्टॉप हो जाता है। फॉस्फेट इज क्लोजली रिलेटेड टू कैल्शियम, सो पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो रेगुलेट्स फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, फॉस्फेट चूंकि ये भी कैल्शियम से रिलेटेड ही है तो इसकी वजह से जो पैराथ हार्मोन होता है ये फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो थ्री यानी कि 3 स्टेप्स में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। सबसे पहले ये बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और जब ये बोन्स के ऊपर एक्ट करता है तो उसके नतीजे में
बोन्स जो हैं बोन्स की जो ब्रेकडाउन होती है और इसके अलावा रिजॉर्प्शंस होती है वो बढ़ जाती है और इसके नतीजे में कैल्शियम जो है सीरम से ब्लड बोन से आके सीरम के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है। सेकंड जो ये इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट कर देता है, इंटेस्टाइन के ऊपर इस तरह इफेक्ट करता है कि ये कैल्शियम की जो फूड होता है, इंजेस्टेड फूड होता है, उसमें अगर कैल्शियम हो तो उसकी एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये किडनी के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। किडनी यानी बेसिकली ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है, किडनी में कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा इट हैज़ अपोजिट इफेक्ट ऑन फॉस्फेट पैराथायरॉयड हार्मोन्स, डिक्रीज फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो होता है ये फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में डिक्रीज कर देता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सबसे पहले हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन की जब रिडक्शन हो जाती है किसी वजह से, अगर थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव किया गया है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव किया गया है या थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी हो चुकी होगी तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन की जो है रिडक्शन होगी। लैक ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होंगे तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, यानी सीरम के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो सकती है। और साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में बेसिकली पेरेस्थीसिया हो सकता है, यानी कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकती है, टेटनी हो सकती है, कंट्रक्शन बॉडी में नहीं हो सकती, स्केलेटल मसल्स में स्पाजम हो जाएगी। और इसके अलावा लेरेंज जो स्पाजम हो सकते हैं, जो लेरिंग्स होते हैं उसके अंदर भी स्पाजम हो सकते हैं और कन्वुल्जन्स भी हो सकती है। इसके अलावा सिम्टम्स कैन बी रिलीव बाय कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम दे दें तो हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे उसमें रिलीफ आ सकती है। ड्रग्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया चूंकि ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का एक कंडीशन है तो इसको ट्रीट करने के लिए फॉलोइंग ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट है, सेकंड में कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है और इसके अलावा कैल्शियम लैक्टेट है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये तमाम कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। इसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन डी जो है ये बेसिकली कोलिकाल्सिफेरोल भी इसे हम कहते हैं, विटामिन D2 भी कहते हैं, प्लांट किंगडम से भी इसे हम डिराइव करते हैं, इर्जोकाल्सिफेरोल भी कहते हैं। इसके अलावा कोलिकाल्सिफेरोल विटामिन D3 भी कहते हैं। ये नेचुरली फॉर्म होता है जब बॉडी सनलाइट पे, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में अगर बैठते हैं तो उसकी वजह से कोलिकाल्सिफेरोल विटामिन डी की प्रोडक्शन भी होती है नेचुरली। और प्लांट्स के जरिए जो हम लेते हैं उसे विटामिन D2 भी कहते हैं और इसका नाम जो है केमिकल नेम एर्गोकाल्सिफेरोल कहलाता है। ड्रग्स फॉर हाइपोकैल्सीमिया एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट जो है अगर हम वो ड्रग्स जो कैल्शियम को ट्रीट करते हैं उसको ओवर डोज देंगे तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम की मिकदार बढ़ सकती है और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पोलीयूरिया बार बार पेशाब भी आ सकते हैं, किडनी में भी स्टोन हो सकते हैं, लिथार्जी भी हो सकती है, डिप्रेशन, कार्डिक एरिथमिया भी हो सकता है। इसके अलावा हाइपर विटामिनोसिस डी भी हो सकता है। हाइपर विटामिनोसिस डी से मुराद है कि विटामिन डी की मिकदार भी बेसिकली बढ़ सकती है। कैल्शियम साल्ट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद हाइपर कैल्सीमिया, रीनल कैलकुली और इसके अलावा हाइपोफोस्फेटीमिया, अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपोफोस्फेटीमिया हुए यानी कि फॉस्फेट की मिकदार कम है और इसके अलावा रीनल कैलकुली हो सकती है या हो चुकी हो उसे पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया भी हो चुका हो तो उसमें कैल्शियम साल्ट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कैल्शियम साल्ट उसके कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं। मॉनिटर सीरम कैल्शियम लेवल विद ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी के दौरान कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैराथायरॉयड ग्लैंड में जब एडिनोमा हो जाता है तो उसके नतीजे में जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन की जब सिक्रीशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है और उस फॉस्फेट की लेवल डिक्रीज हो जाती है। साइन और सिम्टम में स्केलेटल मसल्स वीकनेस आ सकती है, स्केलेटल मसल्स में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिक्रीज स्मूथ मसल्स टन, स्मूथ मसल्स की जो टन है मास वगैरह वो डिक्रीज हो सकती है। लेथार्जी और डिप्रेशन ये भी हाइपर कैल्सीमिया के साइन सिम्टम में शामिल है। मे आल्सो कॉज रीनल कैलकुली एंड बोन एबनॉर्मलिटीज, बोन एबनॉर्मलिटीज भी कॉज करवा सकती है और इसके अलावा रीनल स्टोन भी यानी किडनी स्टोन भी बना सकते हैं। ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया, ऐसे ड्रग्स जो हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करते हैं उसमें सबसे पहले कैल्सिटोनिन साल्मन है। कैल्सिटोनिन साल्मन इनहिबिट ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी देयर बाय डिक्रीज बोन रिसॉर्प्शन, ये बोन रिसॉर्प्शंस को डिक्रीज कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट जो ये सेल होते हैं बोन्स के, जब उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो बोन्स कैल्शियम रिजॉर्प्शन जो है
इनहिबिट हो जाती है और उसके नतीजे में ट्यूबुलर रिसॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जो रिसॉर्प्शंस होती है बोन्स में वो भी बेसिकली डिक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा बिसफॉस्फेटिनेट्स हैं, बेसिकली बिसफॉस्फोनेट्स जो हैं ये बोन रिसॉर्प्शंस को स्टिमुलेट कर देते हैं ओस्टोक्लास्ट के ज़रिए, ओस्टोक्लास्ट के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से बोन की जो रिसॉर्प्शंस होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रोसीमाइड है, फ्रोसीमाइड जो है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, यूरिन की शक्ल में कैल्शियम को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बेसिकली ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम को रिड्यूस करते हैं। फॉस्फेट साल बेसिकली इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है और इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोन्स के अंदर डिपॉजिट करना, ये फॉस्फेट साल का काम होता है। नर्सिंग केयर पेरीनेटल कैल्शियम जो है इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या इसके अलावा डिगोक्सिन, वो पेशेंट जो डिगोक्सिन लेते हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि उनको नहीं दे सकते। इसके अलावा टीच द पेशेंट अबाउट द साइन ऑफ हाइपर एंड हाइपोकैल्सीमिया एंड रिपोर्ट इमीडिएटली, पेशेंट को टीच करना है, बताना है कि वो हाइपर और हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है और उसके नतीजे में अगर कोई साइन एंड सिम्टम डेवलप हो गए तो उसको डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करना है। टीच द क्लाइंट टू हैव लो कैल्शियम डाइट विद हाइपर कैल्सीमिया, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो पेशेंट को तो उसके बारे में बताना है ताकि वो डाइट ले कि उसमें कैल्शियम की मिकदार कम हो और फ्लूइड्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाए। मॉनिटर सीरम कैल्शियम लेवल वाइल टेकिंग ड्यूरिंग थेरेपी के दौरान सीरम लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।